नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट से व्हाट जतिन। दोस्तों, देश में विकास की इतनी सारी कहानियां हैं, विकास इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि कभी कभार मुझे समझ नहीं आता कि आप तक विकास की कौन सी कहानी लेकर आऊं। बहरहाल, आज बात करेंगे डीजल के विकास की। जी हाँ, डीजल पेट्रोल का छोटा भाई, जिसको कभी भी वो इज्जत नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी, हमेशा बेचारा पेट्रोल से सस्ता बिकता रहा। आज मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल के पेट्रोल और डीजल के दाम सेम कर दिए हैं। Petrol and diesel prices are now at 80.13 rupees a litre and 80.19 rupees a litre respectively in Delhi. This is the 20th straight day that diesel has been increased, 19th day for petrol. Diesel is still costlier than petrol in the national capital. लगभग 3 हफ्ते तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ने के बाद नेशनल कैपिटल दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपीस लीटर और डीजल 80.53 रुपीस लीटर बिकने लगा है। यानी पहले के हिसाब से देखें, इस 3 हफ्ते से पहले की स्पाइक के हिसाब से देखें तो पेट्रोल में लगभग 9.17 रुपीस का और डीजल में लगभग 11.14 रुपीस का स्पाइक इजाफा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले ये समझें कि ये जो बढ़े हुए दाम है पेट्रोल और डीजल के, ये हमें कैसे अफेक्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी को। उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं विच आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ये 2 फैक्टर्स हैं। पहला, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट। कोई भी देश कभी भी पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट नहीं करता, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। उस कच्चे तेल का क्या प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आता है बैरल पे, कि एक बैरल का कितना डॉलर प्राइस है। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और वो जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल इंडिया में आ जाता है, किसी भी देश में आ जाता है, उसके बाद वो रिफाइनरीज में जाता है, वहां पे पेट्रोल और डीजल उस क्रूड ऑयल से बनता है। उसके बाद वो जिस भी देश में जा रहा है वो देश अपनी टैक्सेस लगाता है उस पर, और वो टैक्स इंपोज होने के बाद वो फाइनली कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचता है। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट होके आए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वो थे $93 पर बैरल। $93 पर बैरल के होने के बावजूद 2014 में पेट्रोल 71 रुपीस और डीजल 57 रुपीस का बिक रहा था। आज के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है $42 पर बैरल। कंपेयर कीजिए $93 पर बैरल 2014 में जो था, और आज $42 पर बैरल एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। और जब 71 और 57 रुपीस के पेट्रोल और डीजल रेस्पेक्टिवली बिक रहे थे, आज दोनों लगभग 80 रुपीस पर लीटर पे बिक रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग एट द सेम टाइम कैलकुलेशन लेके आया हूं। आज के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का प्राइस है $42 पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल आता है। अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो इंडिया को एक बैरल यानी 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल लगभग 3185 रुपए में, 3185 रुपीज में मिल जाता है। अगर इसके हिसाब से हम 1 लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस देखें तो इंडिया को 1 लीटर क्रूड ऑयल लगभग 20 रुपए में मिल जाता है। अब ये क्रूड ऑयल आगे रिफाइन होने जाता है, रिफाइनरी की इसमें कॉस्ट जोड़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जोड़ेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाके ये सब पेट्रोल भराते हैं, वहां पे भी डीलर्स कमीशन होता है, वो जोड़ेंगे। ये सब कुछ जोड़ने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो इस टाइम के हिसाब से, इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उनके हिसाब से 29 रुपीज पर लीटर है। 29 रुपीज पर लीटर, एंड वी आर पेइंग 80 रुपीज अ लीटर फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल। That means we are paying 63%, more than 63% tax on petrol and diesel. हम 63% से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। जी हां। अब ये 63% जो हम टैक्स की बात कर रहे हैं, ये टैक्सेस हैं कौन कौन से? सबसे पहला आता है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स वो टैक्स होता है जिसका पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, और वैल्यू एडिड टैक्स का पैसा जाता है स्टेट्स के पास। स्टेट्स के हिसाब से ये टैक्स की जो परसेंटेज है ये फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसके बाद इसमें जुड़ता है रोड सेस। ये सारी चीजें मिलाने के बाद, ये सारा टैक्स इंपोज होने के बाद एक फाइनली प्राइस निकलता है जिस पे कंज्यूमर पेट्रोल और डीजल पर लीटर के हिसाब से खरीद सकता है। 2014 में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 10 रुपए थी,
और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 4 रुपए थी। आज पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए है और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए है। यानी पर लीटर हम पेट्रोल पे 33 रुपीज और डीजल पे 32 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट और रोड सेस है वो जोड़ा नहीं है, ये सिर्फ वो अमाउंट है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप्रैल के महीने में ऑल टाइम लो पे आ गए थे, $16 पर बैरल पे प्राइसेस आ गए थे क्रूड ऑयल के अप्रैल में। लेकिन जब भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट है ये कंज्यूमर्स को पास ऑन अभी नहीं करना, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस का सेम हो जाना एक बहुत बड़ा ब्लो है डीजल इंडस्ट्री के लिए। डीजल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि डीजल पे डिपेंडेंट है एज अ फ्यूल टू फुलफिल इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। आपको मैं गाड़ियों का एग्जांपल लेके बताता हूं। 2013-14 में जितनी गाड़ियां बिक रही थी उसमें से लगभग 50% गाड़ियां डीजल की थी। लेकिन आज के टाइम पे जितनी गाड़ियां बिक रही हैं उसमें मुश्किल से 9% गाड़ियां जो हैं वो डीजल की हैं। एक और ऐसा ही जो सेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट है डीजल पे, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। वो सेक्टर जिसमें देश के ज्यादातर लोग काम करते हैं। एक किसान जब खेत में ट्रैक्टर चलाता है, एक किसान जब खेत में ट्यूबवेल चलाता है तो उसको डीजल की जरूरत पड़ती है। वो जो अपनी फसल उगाता है उसमें एक मेजर कॉस्ट डीजल की लागत का है। बिना पानी पहुंचाए ट्यूबवेल के जरिए, बिना खेत में ट्रैक्टर चलाए फसल नहीं हो सकती और ट्रैक्टर और ट्यूबवेल को चलाने के लिए डीजल चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब आपको आपकी फसल के लिए मिनिमम इतना पैसा जरूर मिलेगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है धान का, वो पिछले एक साल में 2.9% बढ़ा। जवार का पिछले एक साल में 2.7% बढ़ा। मक्के का 5% बढ़ा। मूंग की दाल का 2% बढ़ा और अरहर की दाल का 3.4% बढ़ा। तो किसी भी फसल का एमएसपी 5% से ज्यादा बढ़ा नहीं है पिछले एक साल में। और जो पेट्रोल डीजल है वो बढ़ा दिया आपने 12% से। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो गैप है, ये जो बर्डन आ गया है हमारे किसानों पे, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे, जिस पे सारा देश डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ देश डिपेंडेंट हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे। एंड इट इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर। पेट्रोल और डीजल में जो प्राइसेस में अभी उछाल आया है उसके बाद इट इज वेरी सर्टेन दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एट लार्ज। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब रॉ मटेरियल से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का खर्चा और प्रोसेस्ड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो आम जनता को भी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो महंगी मिलेंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। सो इसलिए इट्स नॉट जस्ट दी एग्रीकल्चरल सेक्टर और एनी ऑटोमोबाइल सेक्टर, बट दिस प्राइस हाइक इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन सिटीजन्स एट लार्ज। पिछले काफी टाइम से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए डिबेट्स चल रहे हैं। जीएसटी जो कि हमारा अब वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, उसमें 4 टैक्स स्लैब्स हैं। एक 4% का, 12% का, 18% का और 28% का। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ जाता है तो चाहे 28% ही टैक्स हमसे सरकार क्यों ना ले, लेकिन एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि 28% से ज्यादा टैक्स सरकार हमसे नहीं ले सकती। ऑन द कॉन्ट्ररी अभी हम सरकार को 63% टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल डीजल पे। सो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी के अंदर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। और एंड में जो मेरी ओपिनियन है कि क्या ये ज़रूरी था, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के पास अभी टैक्स है नहीं। जो टैक्स जनरेट करने वाले जो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं वो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं और जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट की अभी बहुत कम है। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है कि पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दो। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल इनकम का। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके हाथ में कितने पैसे हैं जो आप खर्चना चाहते हैं। समझिए पहले आपके पास 100 रुपए थे और अब 10 रुपए का डीजल डलवाया करते और 90 रुपए खर्चा करते। आज क्योंकि डीजल महंगा हो गया, आपके पास 100 रुपए ही हैं, लेकिन आज आपको 30 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं और बाकी 70 रुपए आप आगे मार्केट में खर्चेंगे। तो जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो कम हो गई। अब अगर लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा जो वो खर्चना चाहते हैं, तो वो पैसा अगर कम खर्चेंगे तो डिमांड कम होगी।
डिमांड कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जॉब्स कम होंगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। जल्दी से उसको रीस्टार्ट करना, जल्दी से ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जल्दी से डिमांड को जनरेट करना। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के भी और इंटरनेशनल, अभिजीत बैनर्जी जिनको अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला, रघुराम राजन हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर, सबका यही मानना है कि डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। और डिमांड जनरेट जब भी करेंगे जब जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो लोग पैसा खर्चना चाहते हैं, उसको किसी तरह बढ़ाया जाए। वो चाहे टैक्सेस में छूट देके हो, चाहे सब्सिडीज देके हो। लेकिन अगर हम टैक्सेस बढ़ा देंगे और लोगों के पास पैसा ही नहीं रह जाएगा तो डिमांड खत्म हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो समंदर हम अभी देख रहे हैं ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। हमारे देश में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि जब डीजल 55 रुपए का था, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बोल के कि ये तो गरीब मर गया है, गरीब की हड्डी टूट गई है, अब देश का क्या होगा। लेकिन वही इन्फ्लुएंशियल लोग आज जब डीजल 80 रुपए का हो गया है तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इट डजंट मैटर व्हाट पार्टी लाइन डू यू फॉलो, इट डजंट मैटर व्हाट आइडियोलॉजी डू यू बिलीव इन, यू मस्ट स्पीक अप फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट एंड व्हाट यू बिलीव इन। और इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। प्लीज बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में बताना, इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता लग सके। और जाने से पहले इस चैनल को, से व्हाट जतिन को जरूर सब्सक्राइब करना।